हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मैंने पहले भी पढ़ाया था, लेकिन उसका एक क्षणिक पार्ट को रिवीजन कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल है दोस्त 3287 263। भारत का जो नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। भारत का जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एंड भारत का जो पड़ोसी देश है वो कितने हैं, तो वो हमारे 7 पड़ोसी देश है, जो कि भारत के 17 राज्य छूता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि समुद्र तट से हमारे राज्य कितने लगते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 9। सिर्फ 9 राज्य हैं जो हमारे समुद्र तट से छूते हैं। भारत भारत का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा है। ऐसा है भारत का कुछ डायरेक्शन। तो हम लोग पूछता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु या भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, क्या है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट है, सॉरी, इंदिरा कौल है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे पूर्वी जो क्षेत्र है उसका भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो है वालांगू, उसको वालांगू बोलते हैं, वालांगू। और भारत के सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो है सरक्रिय, सरक्रिय है। भारत का अब भारत और में कुछ और चीजें हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू, केटू गॉडविन ऑस्टिन। एक इम्पॉर्टेंट चीज है दोस्त कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गोरसप्पा है। गोरसप्पा है जो गोरसप्पा है जो जलप्रपात है। और सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध है। एंड ये सभी के सभी अलकनंदा नदी पर मौजूद है। अलकनंदा नदी कहाँ है, वो उत्तराखंड में मौजूद है। भारत में दो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक तो नारकोंडा और दूसरा बेरन। भारत में दो सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम और वेरन। नारकोंडम है वो निकोबार में और वेरन है वो अंडमान में है। इसको आप याद भी कर सकते हो, नारकोंडम है तो नी है तो न है, तो निकोबार है, वेरन है तो अंडमान है। भारत के पश्चिमी एरिया के तट के दक्षिणतम जो होती है उसको हम लोग कहते हैं सह्याद्री पर्वत। और भारत के पूरब में नीचे, मतलब नीचे नहीं, मतलब दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम जो होती है, दक्षिणतम एरिया को जैसे जैसे ऊपर में होती है हमारी पश्चिम बंगाल से हमारी होती है केरला तक, और इधर होती है गुजरात से केरला तक। तो उस वाले एरिया को, इस साइड वाले एरिया को, पश्चिम वाले एरिया को महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं, और पश्चिम वाले एरिया को हम लोग कहते हैं सह्याद्री पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत और सह्याद्री पर्वत के तट, मतलब पूर्वी तट और पश्चिमी तट जहाँ पर मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ। महेंद्रगिरी पर्वत और सह्याद्री पर्वत को डिवाइड किया गया है। सह्याद्री पर्वत को कई सारे भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है कोंकण, जो कि गुजरात से गोवा के बीच वाले एरिया को हम लोग कहते हैं कोंकण तट। फिर गोवा से हमारे
कर्नाटका वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं केनरा, जैसा कि लिखा हुआ। और कर्नाटका से हम तमिलनाडु मतलब कर्नाटका से केरला के बीच में बोलते हैं वो मालाबार बोलते हैं, मालाबार तट। तो सह्याद्री पर्वत को तीन भागों में बांटा गया है। पहला तो बांटा गया है गुजरात से गोवा के बीच, जिसका नाम है कोंकण। और दूसरा बांटा गया गोवा से कर्नाटका के बीच, जिसको बांटा गया है केनरा, जो बोला गया है केनरा। और कर्नाटका से केरला के बीच जो बांटा गया है उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार। उसके बाद महेंद्रगिरी पर्वत को ऐसे ही दो भागों में बांटा गया है, उसका भी नाम आपको लिख के दिखाता हूँ। भारत के उस वाले तट एरिया को, इस वाले तट एरिया को, महेंद्रगिरी पर्वत को तीन भागों में बांटा गया। बंगाल से ऊपर वाले एरिया को हम लोग कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र, और बंगाल से नीचे वाले एरिया एंड आंध्र प्रदेश से ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र। और आंध्र प्रदेश से नीचे वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल क्षेत्र। कुछ हमारी आती है भारत के पर्वतीय क्षेत्र, मतलब पर्वत वाले क्षेत्र। भारत के कुछ पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब जमीन के अंदर मैग्मा 5,000 मीटर के ऊपर जमता है, तब तब पर्वतों का निर्माण होता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत है। और इसका निर्माण ज्वालामुखी ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। इसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, हिमालय का हिमालय का नंबर आता है। आपको पता है कि जो अरावली पर्वत है उसका सबसे जो पुराना पर्वत है वो है अरावली, पहला नंबर पर। और दूसरे नंबर पर हमारा है हिमालय। अब इसको ध्यान रखना, हिमालय पर्वत को, अरावली पर्वत सबसे पुराना है, जिसका जो मतलब स्थान है वो है राजस्थान में मौजूद है। अरावाला अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर सम्मेलन है वो है गुरु शिखर, उसको हम लोग कहते हैं गुरु शिखर। और इसकी जो लंबाई है वो है 1722। अब हम लोग जानते हैं कि हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। एक तो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के सर्वोच्च जो चोटी है वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन, केटू गॉडविन ऑस्टिन। और इसी में मतलब भारत में सबसे, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो वो है काराकोरम दर्रा, जो कि हिमालय में मौजूद है। कारा काराकोरम दर्रा है जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और ये हिमालय में मौजूद है, जो कि पंजाब हिमालय में आता है। उसके बाद हमारे आते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में कुमायूं हिमालय में बहुत सारे पर्वत आते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत श्रेणी इसी हिमालय का हिस्सा है। फिर हमारे पंजाब हिमालय, मैंने आपको बता दिया कि उसमें कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा उसमें है नहीं। एंड सबसे ऊंचा जो सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो काराकोरम दर्रा है। और उसके बाद मैंने कुमाऊं हिमालय भी आपको बता दिया कि उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यंगोत्री, गंगोत्री, धौलागिरी, नागा पर्वत एंड नंदा देवी, ये सब पर्वत उसमें। तीसरा हमारे यहाँ थे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में हमारी कौन, नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, ब्रह्मपुत्र और काली तीस्ता देहांत इसी हिमालय से निकलती है। फिर उसके बाद हमारी आती है असम हिमालय। असम हिमालय आती है। असम हिमालय में क्या आती है, इसका सर्वोच्च चोटी है वो कंचनजंगा है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा है। पूर्व की तरह इस प्रकार हिमालय स्थित है। गारो खासी जयंतिया सांगला पर्वत इस हिमालय का हिस्सा है। जो असम हिमालय है उसका हिस्सा है गारो खासी जयंतिया, ये इसका हिस्सा है। एंड असम का जो है वो कंचनजंगा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो ए है। के अनामुदी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है। अनामुदी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है वो केरला में मौजूद है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी, भारत की भारत की भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो चोटी है वो है डोडा बेटा। भारत का दूसरा सबसे बड़ी चोटी है वो डोडा बेटा है, जो कि नीलगिरी पर्वत पर मौजूद है।
जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ यहाँ लगभग ऑफ कोर्स है नीलगिरी। अ, नीलगिरी पर्वत यहाँ है, जिसका जो सर्वोच्च चोटी है नीलगिरी। नीलगिरी नीलगिरी का जो सर्वोच्च चोटी है वो हमारी है, अ, हम्म, वो हमारी है तमिलनाडु में है। एंड उसका जो सर्वोच्च चोटी है वो है तोता बेटा है। एंड अंडमान निकोबार की सर्वोच्च पर्वत चोटी सैंडल पीक और लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है नॉर्थ। आपको बता दूं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो हमारे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और इसका जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूप। तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है जो कि फेमस है। एंड इसका जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त भारत का खनिज संसाधन। भारत के कौन कौन से राज्य में खनिज संसाधन होता है, पहले ये हम देखते हैं। भारत में सबसे पहले तो होती है हमारे खनिज जो होती है वो होती है हमारी राजस्थान में। दूसरा हमारी होती है मध्य प्रदेश में। तीसरा हमारी होती है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में। तो मेरे ख्याल से सात हुए। आप उधर राजस्थान से उठाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारे हो जाएगा कर्नाटका, उसके बाद हमारे हो जाएंगे झारखंड, उसके बाद हमारे हो जाएंगे उड़ीसा, बस आंध्र प्रदेश, ये सब अब ध्यान में थोड़ी सी रख लेना। सबसे अधिक मात्रा में अगर कहीं पर भी संसाधन अगर हो सबसे अधिक अगर मात्रा में कहीं पर भी खनिज उत्पादित हो रहा है तो सबसे अधिक में होती है हमारी उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी खनिज होती है। भारत में खनिज सर्वेक्षण सर्वेक्षण और विकास के लिए दो संस्था बनाई गई है। भारत में खनिज सर्वेक्षण और विकास के लिए दो संस्था बनाई गई है, जिसका नाम है जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरा का नाम है भारतीय खान ब्यूरो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में सर्वेक्षण और विकास के लिए दो संस्था नियुक्त करती है। एक तो करती है जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और दूसरा करती है भारतीय खान ब्यूरो। ये हमारे हैं कर्नाटका में और दूसरा हमारे हैं नागालैंड में। नागालैंड में नागपुर में। ये नागपुर में है और दूसरा हमारे हैं कोलकाता में। कोलकाता में, कर्नाटका में। कोलकाता में दो गो है। तो देखते हैं कि कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट्स के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। सबसे पहले जो हमारी आती है दोस्त वो आती है कॉपर। कॉपर यानी तांबा। तांबा हमारी होती है जो होती है तांबा उत्पादन में हमारे जो है वो हम तांबा उत्पादन में कहें दोस्त कि तांबा उत्पादन में हमारे देश में तांबा उत्पादित होता नहीं है ज़्यादा। इसलिए भारत को हमेशा अलग देशों से इंपोर्ट कराना पड़ता है। एंड भारत कॉपर के मामले में, तांबा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। लेकिन कुछ मात्रा में होती है यहाँ पे। एक तो होती है मध्य प्रदेश में, एमपी में होती है। एमपी में कुछ मात्रा में होती है बालाघाट में। बालाघाट में हमारे जो होती है वो होती है। और दूसरा हमारी थी राजस्थान। राजस्थान के खेतड़ी में होती है। खेतड़ी में होती है तांबा उत्पाद। और याद रखना दोस्त, जो राजस्थान की जो खेतड़ी है वो भंडार के मामले में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। और तीसरा जो हमारी आती है वो आती है झारखंड। झारखंड की आती है सिंहभूम। सिंहभूम तो लिखा हुआ है, सिंहभूम है। तो मेरे ख्याल से आप इसको याद रखते हो। कॉपर के मामले में भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर देश नहीं है। एंड वो उसको अलग देशों से इंपोर्ट कराना पड़ता है। इसमें तीन राज्य, एक तो मध्य प्रदेश के बालाघाट है, और दूसरा राजस्थान के खेतड़ी, और तीसरा है झारखंड के सिंहभूम। तो मैग्नीज अयस्क के मामले में हमारे तीन राज्य आते हैं। एक तो आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का आता है
प्रदेश को मध्य प्रदेश के बालाघाट आता है। और दूसरा जो हमारी आता है मध्य प्रदेश के बालाघाट, और दूसरा हमारी आती है दोस्त, एक तो आती है महाराष्ट्र, एक तो आता है महाराष्ट्र, और जो तीसरा जो हमारी आती है वो आती है उड़ीसा। उड़ीसा की आती है क्योंझर, केयोंझर आती है। तो मेरे ख्याल से तीन राज्य हैं, एक तो मैग्नीज है, इसके मामले में तीन राज्य है। एक तो हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट है, और दूसरा जो हमारे हैं वो है हमारे महाराष्ट्र, और तीसरा है हमारे क्या बोलते हैं उसको, उड़ीसा, उड़ीसा के केयोंझर। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और देखने को मिलती है कि जो मध्य प्रदेश है वो एकमात्र राज्य है जो कि डायमंड उत्पादन करने में सक्षम है। यहाँ की पन्ना खान बहुत ही फेमस है। पन्ना पन्ना खान यहाँ के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और भारत में एकमात्र ऐसे राज्य है जो कि डायमंड उत्पादन कुछ सक्षम है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है वो डायमंड। तो मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट हो गया। पहला हमारी है लेड, उसके बाद है जस्ता, उसके बाद है चांदी, उसके बाद है थोरिया। जस्ता जो हमारे सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो करता है राजस्थान के ज्वार खान में। सस्ता का जस्ता, सस्ता नहीं जस्ता, जस्ता का सबसे ज़्यादा मतलब बहुत भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान के RAJSTA, राजस्थान के ज्वार खान, ज्वार खान के लिए जस्ता बहुत प्रसिद्ध है। एंड एक तो है जो थोरियम है, थोरियम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडियन हिस्ट्री में थोरियम का जो सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जो देश है वो हमारे इंडिया है। एंड बाकी ये सब जो भीलवाड़ा है और पाली है राजस्थान में मौजूद, वो सब से ये सब चीज़ों, तीनों चीज़ों प्राप्त हमारे अच्छे खासे हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्त की कोयला, कोयला उत्पादन में भारत, जो कोयला है वो भारत उत्पादन में तीसरे नंबर पर आती है। भारत 3 नंबर पर हमारे कोयला उत्पादन में आती है। एंड एंथ्रोसाइट कोयला, एंथ्रोसाइट एंथ्रोसाइट कोयला है वो, एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो कोयला के मामले में सबसे सबसे उच्च श्रेणी का कोयला मौजूद है। मेरे ख्याल से आप इसको याद कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। कोयला के मामले में कोयला के मामले में तीन शीर्ष देश, कोयला के मामले में तीन शीर्ष राज्य कौन कौन है दोस्त। सबसे पहले जो हमारी आ जाती है वो आ जाती है, सबसे पहला नंबर में हमारा आती है, सबसे पहले हमारी जो कोयला के मामले में उत्पादन जो राज्य है वो है हमारे छत्तीसगढ़ है। और दूसरा जो है वो हमारी उड़ीसा है। और तीसरी जो हमारी है वो है हमारी झारखंड, झारखंड है। एंड इसके ठीक अपोजिट हम लोग कर देंगे तो वो भंडार के मामले में शीर्ष है। अगर हम भंडार के मामले में अगर तीन राज्य को माने तो वो तीन राज्य आते हैं। कौन कौन आते हैं, सबसे पहले तो आते हैं झारखंड आते हैं, दूसरा हमारे आते हैं उड़ीसा आते हैं, और तीसरा जो हमारे आते हैं वो आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आता है। तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद होगा तो इसको 2-3 बार आप अच्छे से पढ़िए कि कोयला के मामले में हमारे तीन राज्य हैं। कौन कौन है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। ये तो छत्तीसगढ़ ये बटा था इस साइड से जो है, उसके बाद हमारे आ जाती हैं उड़ीसा आ जाती है सर इधर साइड में, मतलब दक्षिण के साइड, दक्षिण और पूर्व के साइड में। फिर हमारे थे झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो मेरे ख्याल से आपको इजीली याद हो जाएगा, थोड़ी सी ध्यान दीजिए। एंड कोयला के मामले में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि धनबाद जिले
में झरिया, धनबाद जिले में धनबाद में धनबाद में झरिया, तो कह रहा है ना कि धनबाद जिले में धनबाद जिले में झरिया कोयले भंडार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के बारे में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है दोस्त, वो आती है कि यहाँ टीम मतलब पूरे राज्य में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7 उसके पड़ोसी देश हैं, 17 राज्य उसको टच करती है, 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री क्षेत्र को छूती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान आप रखना। एंड जो छत्तीसगढ़ है वो हमारे टीम उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मतलब एकमात्र ऐसे राज्य है जो कि टीम को उत्पादित करता है, वो है छत्तीसगढ़। मेरे ख्याल से ये सब बातें आपको कंप्लीट हो गया होगा। आगे चलते हैं लॉ अयास। तो लॉ अयास के मामले में भारत जो है वो है चौथे नंबर पर आती है, और पहले नंबर पर जो आती है वो है चीन है। लॉ अयास के मामले में भारत में 3 राज्य हैं जो कि शीर्ष स्थान पर है। सबसे पहले है हमारे उड़ीसा। उड़ीसा के मयूरभंज। पहला तो है छत्तीसगढ़ के हमारे हैं मयूरभंज, सॉरी उड़ीसा के है मयूरभंज। और दूसरी हमारी छत्तीसगढ़। दूसरी जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे जो हमारे राज्य एंड जिला का नाम है वो है वेलाडेला। उसके बाद हमारे तीसरा नंबर पर जो राज्य आती है वो आती है हमारी कर्नाटका। कर्नाटका यानी लव एस के मामले में हमारे जो भारत में 3 राज्य आती है वो आती है हमारे जबान पे होना चाहिए। एक तो उड़ीसा के मयूरभंज आती है, दूसरा हमारी छत्तीसगढ़ के वेलाडेला आती है, और तीसरा जो हमारी आती है वो आती है कर्नाटका। भंडार के मामले में कर्नाटका सबसे फास्ट नंबर पर है। भंडार के मामले में सबसे फास्ट नंबर पर हमारी है। तो मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट हो गया होगा। एक चीज और, ओडिशा जो है वो है बॉक्साइट, क्रोमाइट और कोबाल्ट। ओडिशा जो है वो इन तीनों के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पर है। क्या क्या है? एक तो है बॉक्साइट, बॉक्साइट उत्पादन करने में ये सबसे फर्स्ट नंबर पर है। दूसरा हमारे है क्रोमाइट, और तीसरा है हमारे क्वाल्ट। क्वाल्ट, क्रोमाइट और बॉक्साइट, तीनों के अंदर टाटा लगा हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखना थोड़ी सी। क्वाल्ट, बॉक्साइट और क्रोमाइट, ये तीनों के मामले में उड़ीसा जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर है, इसको आप भूलना नहीं। अब हम लोग देखते हैं लॉ तो हमारी हो गई। अब आती है हमारी सेकंड आती है वो आती है यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो झारखंड के यूरेनियम उत्पादन के मामले में सबसे प्रसिद्ध मतलब प्रथम स्थान पर है। मतलब अगर भारत में राज्यों की अगर बात करें तो यूरेनियम है उसके मामले में जी। जो हमारे झारखंड है वो यूरेनियम उत्पादन के लिए, जो झारखंड है वो सबसे सबसे प्रसिद्ध मतलब प्रथम स्थान पर यही है, प्रसिद्धि का मतलब वो। एंड जो छोटा नागपुर का यहाँ जो पठार है हमारे जो झारखंड है वो वहाँ पर है, छोटा नागपुर का पठार है। तो झारखंड का जो अधिकतम मतलब छोटा नागपुर का पठार है, वो उसका जो आधा मतलब ज़्यादातर भाग झारखंड में मौजूद है। एंड पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज इसी पठार से प्राप्त किए जाते हैं। यूरेनियम की प्रसिद्ध जादूगोड़ा और जादूगोड़ा की खदान इसी पठार से झारखंड के रूप में जादूगोड़ा के सिंह भूमि टाटानगर। तो कह रहा है ना कि जो यूरेनियम है वो झारखंड से सबसे मतलब झारखंड जो है वो प्रथम स्थान पर मौजूद है। एंड जो जो खनिज जो मेरी जो यूरेनियम जो मेरा वो अधिकतर जो भाग है वो मिलती है उसका
उसका जो मिलती है वो छोटा नागपुर के पठार से मिलती है। एंड एंड जो यूरेनियम के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो मिलता है यूरेनियम, वो मिलता है जादूगोड़ा और जादूगोड़ा और मिलती है जादूगोड़ा की मिलती है सिन्हा सिंह भूमि और टाटानगर के समीप मिलती है। अगर हम बात करें तो यूरेनियम का जो सबसे पहला जो खोजा गया था यूरेनियम का, वो सबसे पहले 2009 में 2009 में सबसे पहले यूरेनियम को खोजा गया था गोगी। उस राज्य का नाम गो उस जिला का नाम है गोगी। 2009 में सबसे पहले गोगी में खोजा गया था। और 2011 में आंध्र प्रदेश में खोजा गया था, वो भी तुमपल्ली। आंध्र प्रदेश में तुमला तुमलापल्ली। तो मेरे ख्याल से 2009 में गोगी में खोजा गया था सबसे पहले यूरेनियम को। और दूसरा 2011 में आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली में खोजा गया था सबसे पहले। कर्नाटक लगाने के लिए हम बोलते थे कर्नाटक में गोगी है। और हाँ, आंध्र प्रदेश में है तुमलापल्ली। यूरेनियम की मैंने बात कर लिया दोस्त। अब जो हमारी आती है वो आती है हमारी सोना। सोना उत्पादन करने में जो कर्नाटका है वो सबसे प्रथम नंबर पर आता है। जो कर्नाटका है वो सोना के मामले में कोलार स्वर्ण खदान जो है ना, वो कर्नाटका के कोलार ना कोलार स्वर्ण खदान खदान खदान। हाँ, जो सोना के लिए अगर सोना के लिए सबसे प्रसिद्ध अगर माना जाए तो वो है कोलार स्वर्ण खदान। सबसे प्रसिद्ध राज्य में से एक है सोना के लिए। दूसरी जो हमारी आती है वो आती है लिग्नाइट। लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन राज्य तमिलनाडु में मौजूद है। तो कोयला के मामले में लोग पढ़ रहे हैं तो लिग्नाइट लिग्नाइट जो हमारे हैं वो उसको हम लोग कहते हैं भूरा कोयला। एंड ये जो तमिलनाडु तमिलनाडु और इसको बोलते हैं, तमिलनाडु में ये बहुत ज़्यादा होती है। तमिलनाडु लिग्नाइट का सर्वाधिक जो भंडारण एवं उत्पादन राज्य है वो तमिलनाडु है। और लिग्नाइट को हम लोग कहते हैं भूरा कोयला। इसको हम लोग कहते हैं भूरा कोयला। भूरा कोयला कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है अभ्रक। अभ्रक अभ्रक सॉरी, ये गलत लिखी। हिंदी वर्तनी के अनुसार भा ऐसे लिखना गलत होती है, ऐसे लिखा जाता है मेरे ख्याल से। कंप्लीट अभ्रक। और उसपे चिन्ह उसे इसको इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिरो रेखा। और इसको क्या कहते हैं, सॉरी हिंदी में। अ, अभ्रक जो है वो आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती है। मतलब पूरे पूरे अगर भारत की बात करें तो पूरे भारत में ये जो अभ्रक जो होती है, अभ्रक कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में होती है। और आंध्र प्रदेश पूरे भारत का 72% अभ्रक उत्पादित करता है। 72% मतलब गजब है। आगे जो हमारी है वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो भारत के अपतटीय क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अपतटीय क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में हुआ जाता है। अगर बोला जाए तो ये मतलब इधर जो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी इधर से जो आती है वो ब्रह्मपुत्र नदी से। और असम के यहाँ पे असम है। तो असम के डिगबोई से वह सुरमा घाटी तक सिर्फ पेट्रोलियम ही पेट्रोलियम सुरमा घाटी तक तथा अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि याद रखना
असम में लगाया गया था, वो भी 1901 में लगाया गया था। 1901 में लगाया गया था असम में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि तेल जो है वो तेल क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। तो मैं अगर बता दूं कि जो तेल क्षेत्र है दोस्त, जो तेल क्षेत्र है वो गुजरात के अंकलेश्वर है। वो वो तेल प्रोड्यूस करने के मामले में, तेल उत्पादन करने के मामले में जाना जाता है। एंड अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो जो मुंबई हाई जो हमारी है, जैसे ऐसे करते हैं तो यहाँ पे मुंबई है, तो मुंबई के जो यहाँ अंकलेश्वर है, यहाँ पर मुंबई का जो हाई है वो मतलब हाई है, जो मतलब पूरे भारत का सबसे विशालतम तेल उत्पादक कारखाना उत्पादक क्षेत्र है, जिसका खोज 1965 में किया गया था। 1965 में किया गया था। यहाँ पे गुजरात है। और जो हमारे गुजरात के जो मुंबई मुंबई ये जो मुंबई किस एरिया में है? इस एरिया में थोड़ा सा नदी के टाइप में है, जहाँ से समुद्री इलाका दिखाई देती है। तो एंड वो यहाँ भी है। मुंबई यहाँ आए तो इसे इधर जाओगे तो ये पूरा ही मुंबई है। तो कहा जाता है कि जो मुंबई हाई है वो पूरे विश्व नहीं, पूरे भारत के सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक करने वाले क्षेत्र में से एक है। एंड आपको पता है कि उस वहाँ का जो खोज खोज हुआ था 1965 में किया गया था, तेल का खोज किया गया था। एंड ओएनजीसी के द्वारा यहाँ खोज किया गया था, जो मुंबई से दूर खंबात के खाड़ी में मौजूद है। जो खंबात के खाड़ी में मौजूद है, अरब सागर में मौजूद है। ज्योग्राफी का एक और पार्ट है जिसका नाम है सौर मंडल, यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होती है? सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाली उपग्रह एवं ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। तो मेरे ख्याल से परिभाषा आपने सुन लिया। अब इसके कुछ देखते हैं। ये मान लीजिए ये कोई सूर्य है। सूर्य के चारों ओर सूर्य के सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले सूर्य के चारों ओर अंडाकार सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काओं अलगाओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम का कुछ ऐसा दिखता है। मार्स के बाद आती है जुपिटर, के बाद आती है सैटर्न, के बाद आती है यूरेनस, के बाद आती है नेपच्यून। यानी जो हमारे सोलर सिस्टम में वो आते हैं आठ आठ ग्रह हैं। हम लोग सभी को बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारी आती है सूर्य। सबसे पहले तो हमारी आती है सूर्य, उसके बाद आती है मरकरी, उसके बाद आती है वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, फिर आती है नेपच्यून। अब इसको याद कैसे करें? तो याद करने के लिए सबसे अच्छी जो तरीका है वो है, एक एक ट्रिक दे रखा है कि माई वेरी इफिशियंट मदर माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ज़्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं है, बस पहले चार याद करिए। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, MARS, मार्स यानी मंगल ग्रह। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। बस चार याद करिए, फिर चार याद करिए, हो जाएगा। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट आता है, सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। सभी जो ग्रह है वो सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है। सभी जो ग्रह है वो सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। लेकिन इसमें जो शुक्र और वेनस को छोड़कर शुक्र
और वेनस, वेनस नहीं, यूरेनस। यूरेनस जिसको हम लोग कहते हैं अरुण, अरुण, और ये इसको कहते हैं शुक्र। ये जो वेनस है ये पश्चिम से पूरब नहीं बल्कि पूरब से पश्चिम की ओर लगाती है ये चक्कर। और इसीलिए यहाँ पे पूर्व जो होता है वो पश्चिम में होता है, और यहाँ पश्चिम जो होता है वो पूर्व में होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है कि जो सौर मंडल प्रणाली की खोज जो किया था वो कोपरनिकस ने किया था, कोपरनिकस। सौर मंडल जो है वो सौर प्रणाली का जो खोज किया था वो तो किया था कोपरनिकस। एंड जो उसके गति के नियम जो है, एंड उसके गति को जो नियम है वो किया था केपलर ने किया था, केपलर, केपलर। अब हम देखते हैं सूरज के बारे में कि सूरज क्या होती है। हमारे गैलेक्सी के केंद्र से 3 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर, 3 लाख प्रकाश वर्ष की, 3,000 नहीं, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हमारे जो गैलेक्सी है वो हमारे 3 लाख, मतलब 3 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर, मतलब दूरी पर है, लगभग लगभग स्थित है। इतनी दूरी, प्रकाश वर्ष क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो हमारा जो गैलेक्सी है वो 3 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, हमारे गैलेक्सी। ये हमारे पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। हमारे जो अर्थ है, ये देखो यहाँ अर्थ है, अर्थ से सूर्य कितना, 13 लाख, 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सूर्य जो है ना वो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व मौजूद हैं। जैसे हाइड्रोजन, हमारे हमारे हाइड्रोजन है वो है 71%, और हीलियम है वो 26.5% है, 26.5% है। तो वह अन्य तत्व है वो 2.5% है। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक, ये मिलियन है, हीलियम है, जबकि ये 4 मिलियन निर्माण करता है। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो जो सूर्य के स्रोत को करता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड, हालांकि एनसीईआरटी देता है, बट मैं जानता हूँ ना कि 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता। और कई लोग कहते हैं कि 8 मिनट 19 सेकंड है, बट पता ना रियलिटी क्या है, मुझे नहीं पता। एंड आप थोड़े से देख के कमेंट वगैरह अगर कहीं देखिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो टाइम लगती है यहाँ से, अरे सूर्य के प्रकाश जो सीधे गमन करती है ना, तो वो है वो 8 मिनट 16 सेकंड लगती है। सूर्य में काले धब्बे के जो स्थान दिखाई पड़ते हैं वो क्या करता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने में असमर्थ रहता है, इसलिए वो दिखता है। सूरज से बाकी इतना चीज़ है, सूरज के बारे में आगे क्वेश्चन भी आएगा तो उसको हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद। इस पहले पहले एक ऊपर ओवरव्यू दे लेते हैं आपको। चलिए अब हम देखते हैं मरकरी के बारे में। एम ई आर सी यू MERCURY। मरकरी जो है वो सूर्य को 28 दिनों में पूरा पूरा घूम जाता है, मतलब ये 28 दिन में ये पूरा घूम जाता है।
28 दिनों में। यह जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह का है, जो सबसे छोटा ग्रह है। एंड ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य के सबसे अगर नज़दीक ग्रह कोई है तो वो है मरकरी, एकदम निकटतम। मरकरी एक ऐसी प्लैनेट है, ऐसी ग्रह है जो जिसको जिसको में टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा बदलती है। अगर रात को बहुत ज़्यादा ठंडा है तो दिन को अत 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 गर्मी बहुत ज़्यादा। दिन में इसकी गर्मी पहुंच जाती है 450 डिग्री सेल्सियस। एंड रात अगर होती है तो एकदम बर्फीली बन जाती है। मतलब यहाँ रिकॉर्ड की गई थी लगभग 157 माइनस माइनस 157 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाती है इसकी इसकी टेम्परेचर बर्फीली एरिया में। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सूर्य को 88 दिन में केवल पूरा कर लेते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीना संभव नहीं है। यहाँ पर कोई वायुमंडल मरकरी पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है ही नहीं है, कोई उपाय में नहीं है। तो 4 पॉइंट बताएं कि 28 दिन में घूम लेता है एंड ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। एंड इसके बारे में एक और बताया कि यहाँ इतना ज़्यादा दिन में गर्मी होती है और रात में इतनी ठंडी होती है कि रहना मुश्किल है। एंड यहाँ पे वायुमंडल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। एंड तीसरी चीज़ जो मैंने बताया कि इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आगे हम देखते हैं वेनस। चलिए अब हम बात करते हैं वेनस की। वेनस क्या होती है? वेनस है जो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। एंड निकट रहने के बावजूद निकट रहने के कारण ही इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या तो फिर इसको या तो अर्थ ट्विन या अर्थ सिस्टर इसको कहा जाता है। कह रहा है कि कह रहा है कि यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। पूरे वायुमंडल का सबसे चमकीला एंड सबसे गर्म ग्रह यही है। अगर बात की जाए कि सबसे गर्म ग्रह जो है वो वेनस है। एंड सबसे सबसे गर्म ग्रह वेनस एंड सबसे चमकीला ग्रह जो है ना वो अ, वो वेनस ही है। शुक्र अन्य ग्रहों के शुक्र जो है एक चीज और है कि शुक्र है जो सब सब घूर्णन करता है पश्चिम से पूरब, तो ये करता है पूरब से पश्चिम, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम में होती है। इसलिए इसको हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया। एंड इसका आकार घनत्व एकदम पृथ्वी के बराबर है। एंड इसलिए इसका नाम भी उसी के सिस्टर लगभग डाला गया, जैसे इवनिंग इन अर्थ ट्विन पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, या अर्थ सिस्टर पृथ्वी का बहन कहा गया, अर्थ सिस्टर या ये सब कहा गया। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% जो है 95% CO2 है। एंड 3.5 जो है 3.5 वो है नाइट्रोजन। अब हम लोग आते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी यानी अर्थ, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मतलब पृथ्वी का मान अगर बोला जाता है यहाँ पर एकमात्र ऐसे ग्रह है जहाँ पर जीवन है, बाकी आ, कोई ग्रह पर भी जीवन नहीं है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर का। ऐसे मान लो ये पृथ्वी है, तब पृथ्वी का ये हुआ जो विषुवत रेखा हुआ, और एक तो हुआ तो एक ये हुआ विषुवत रेखा और ये हुआ ध्रुवीय रेखा। तो इसका जो है वो लंबाई है वो है 12,714। और उसका जो है वो 12,756। तो 12,756 में से 12,714 को अगर घटाएंगे तो वो 43 किलोमीटर आएगा, यानी किलोमीटर ही है। तो किलोमीटर है तो यानी ये पृथ्वी है, अर्थ है और विषुवत जो होती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ, 23.5 डिग्री झुका हुआ। मैंने आपको पहले बताया था, यह ध्यान रखना।
ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति मिनट के गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को ये कह रहा है कि जो हमारे जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। एंड पृथ्वी के बारे में जो एक और चीज़ है वो कह रही है कि जो पृथ्वी है वो अ, पृथ्वी है जो वो 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। जब जबकि उपस्थिति के कारण इसे जल की उप इसे इसे जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह सिर्फ चंद्रमा है। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगती है, यानी 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगा था? 365 365 दिन 365 दिन 365 दिन 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46। चलिए, यह तो मैंने समझ लिया कि सूर्य की जो चारों ओर लगाने के लिए है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगती है। इतना आपको ध्यान रखना, 46 मिनट 365 दिन यानी लगभग 365 दिन 6 घंटा लगती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुका होना, झुका कितना था? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होने के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होती है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार पृथ्वी से प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सबसे जो चमकीला ग्रह है वो है साइरस। साइरस है जिसको हम लोग कहते हैं डॉग स्टार। डॉग स्टार तो मतलब जो सूर्य है, जो हमारे पृथ्वी है उसका जो मतलब उसका तो उपग्रह एक ही है ना, लेकिन सबसे अधिक जो चमकीला तारा है वो साइरस है। सबसे अधिक जो चमकीला वो है साइरस डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। अच्छा, कारण कि पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य सूर्य से इसकी दूरी बढ़ती रहती है। अधिकतम दूरी मतलब पृथ्वी जो है वो पृथ्वी पृथ्वी का अधिकतम जो दूरी है वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी जो है वो सबसे दूरी रहता है। जैसे मान लो ये तो अंडाकार है ना, तो ये सूर्य सॉरी ये अंडाकार पथ पर मान लो पृथ्वी अगर घूम रही है और यहाँ पे सूर्य है, तो ये घूमते 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 कभी ना कभी यहाँ आता होगा। तो यही कह रहा है कि जो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है इसका जो अधिकतम दूरी है वो 15.21 करोड़ है। 15.21 करोड़
15.21 करोड़ किलोमीटर, जो कि 4 जुलाई को रहता है। 4 जुलाई को रहता है। और न्यूनतम जो दूरी है वो हमारे रहता है 14.70 करोड़ किलोमीटर, जो कि 3 जुलाई को होती है। 3 JULY जुलाई, वो 4 जुलाई को और 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, तो मेरे ख्याल से इसको याद कर लेना आप। अब हमारी आती है मार्स। मार्स की बात करते हैं, यानी मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो, इसको लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आयरन ऑक्साइड है वो अधिक मात्रा में यहाँ मौजूद है। यह एक लाल ग्रह है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन है। मतलब अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर फ्यूचर इंसान की जीवन रह सकती है, तो यस, दिस इज इट। अगर यहाँ कहा जाए कि जो मार्स जो हमारे हैं, पृथ्वी का जो मार्स है, वो अगर ये कहा जाए कि मार्स जो है वो, मार्स पर है जो वायुमंडल का पतन जो आवरण है, इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस पाई जाती है। इस पे नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस पाई जाती है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, दो उपग्रह। डिमोस, इसका जो मैंने बताया, फोबोस और डिमोस जो है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है। जो डिमोस है वो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक बड़ा है, जो इसी ग्रह पर मौजूद है। ओलिपस मेसी, मार्स पर जो ज्वालामुखी है वो है ओलिपस ओलिपस मेसी है। यहाँ का जो सबसे बड़ा जो ऊंचा पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया। अब हमारे आता है बृहस्पति, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जुपिटर। बृहस्पति, JUPITER, जुपिटर, बृहस्पति। कहियो ना होता कहने हमसे पूरा फिर। जुपिटर का जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सबसे जो बड़ा उपग्रह है, उसको नाम, उसका अगर हम नाम की बात करें, गैनीमीड है। गैनीमीड है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक, इनमें से गैनीमीड सौरमंडल का सबसे उपग्रह। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है, 10 घंटे, और इनको सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 साल का समय लगता है। अपने रोटेशन पर ये 10 घंटे में पूरा घूम जाती है, लेकिन ये सूर्य के पूरा घंटा लगाने में 12 वर्ष लगाती है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, सीरस। फिर हमारी आती है सैटर्न। सैटर्न, या आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब जुपिटर के बाद ये शनि ग्रह है। इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है। इसे वलय कहा जाता है। प्रकाश के शनि ग्रह के जो वो है, वो चारों तरफ कुछ ऐसा, जिसको हम लोग कहते हैं वलय कहते हैं।
इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है जिसे वलय कहा जाता है। इस वलय की संख्या 7 है और इसको खोजा है गैलीलियो ने। और इसी खोज गैलीलियो ने किया था। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का जो उपग्रह है वो है टाइटन। टाइटन है। मैंने आपको बताया था कि जो जुपिटर का जो उपग्रह सबसे बड़ा है वो है गैनीमीड। और इसका जो शनि का है वो सबसे बड़ा ग्रह है टाइटन। टाइटन। टाइटन जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसको जल में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। फिर हमारी आती है यूरेनस, मतलब अरुण। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अच्छा, यूरेनस पहला तो जुपिटर है, दूसरा हमारी सैटर्न है, तीसरा हमारे यूरेनस है, जिसको हम लोग अरुण कहते हैं। और अरुण और शुक्र, मतलब यूरेनस और शुक्र वेनस, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूरब जो पश्चिम से पूरब चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। इसलिए इस ग्रह पर हमेशा पश्चिम की ओर पूरब होती है, मतलब सूरज उधर उदय होती है। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति है, मतलब इसका जो मैचिंग है वो शुक्र ग्रह की ओर होती है। यह अपनी धुरी पर सूर्य सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसको लेटा हुआ दिखाई दिखाई देता है। इसलिए 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 इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित है। मतलब इसके जो वायुमंडल है यूरेनस, यानी इसको मैं जो है ना वो 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 मीथेन ज़्यादा, इसमें मीथेन ज़्यादा है। एंड ये सूरज की ओर इतना ना झुका हुआ है, इतना ना झुका हुआ ना कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। फिर नेपच्यून, यह हरे रंग का दिखाई देता है। जो नेपच्यून है वो एकदम ग्रीन दिखाई देता है। जैसे नेपच्यून को हम लोग ग्रीन ग्रह भी कहते हैं। यह हरे रंग के ग्रह होते हैं और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। मीथेन की अधिकता अधिकता के कारण यह ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखता है। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए मेरा पूरा खत्म हो गया। अब देखते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण कब लगती है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। ये मान लो हमारा कोई सूरज है, सन, और सूर्य ग्रहण है, वो सूर्य ग्रहण ये मान लो अर्थ है, और इसके बीच में मून आ जाती है। तब क्या होने लगती है, जो सूरज का लाइट है वो ऐसे जाने लगती है, ऐसे जाने लगती है। और जो हमारे जो वो अर्थ है वो क्या होती है, ढक जाती है, ऐसे होने लगती है। तो ये इस पोजीशन में रहता है जब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंदा मामा आ जाती है, तब वो लग जाती है हमारी, तब वो सूर्य ग्रहण लगती है। और चंद्र ग्रहण कब लगती है, जब सूरज और अर्थ और चंदा एक सीध लाइन में हो जाती है। जैसे जैसे मान लो, क्या मैं अगर बताऊं तो, जैसे मान लो ये सूरज है और ये सूरज बिल्कुल ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है, और ये देखो ये जाती है हमारी, और ये हमारी जाती है, नहीं ये गलत स्ट्रक्चर बन गया। जैसे मान लो ये सूरज है और ये पृथ्वी है और ये चंदा, तब ये यहाँ लगती है और ये यहाँ लगती है, ऐसे काटती है, और फिर ये यहाँ लगती है और फिर ये यहाँ लगती है। तो क्या होता है कि चंद्र ग्रहण में होती है कि
सूरज और अर्थ और चंद्र ग्रहण तीनों एक सीधी लाइन में होती है। ये अर्थ होती है और ये होती है, ये अर्थ नहीं होती, ये चांद होती है, ये अर्थ होती है, ये सन होती है।